अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स और साथ में हफ्जुल अयूबी। नाजरीन, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए टैक्स बेस और टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए हुकूमत और FBR कितने संजीदा हैं। इनकम टैक्स गोशवारा ऑर्डर पॉलिसी 2020 और ऑनलाइन रिफंड्स के क्या मसाइल हैं, इन पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हारिस अतीक साहब। आप एग्जीक्यूटिव कमेटी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं। उनके साथ मौजूद हैं एहसन विरक साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं शेखपुरा टैक्स बार के और माहिर टैक्स अमूर हैं। उनके साथ मौजूद हैं नदीम भट्टी साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर कॉलम नगार हैं, माहिर मुआशात हैं, एज ए तजिया कार आज हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, से पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, अवाम इस हवाले से क्या कहती है, उनकी राय जानते हैं। ऑडिट पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ने जारी तो कर दी है, लेकिन असल में बात ये है कि जो हालात मुल्क के जा रहे हैं आफ्टर कोविड इफ़ेक्ट्स जो आ रहे हैं, इसमें मुतहम्मल नहीं हो सकते ताजे बरादरी कि वो अपना ऑडिट करवा सकें। तो इसमें समझता हूँ कि इस साल के अंदर इनको, जैसे इन्होंने टैक्स फ्री बजट पेश किया है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। बजट में इन्होंने कोई नया टैक्स नहीं है वहाँ पे लगाया, लेकिन जो ऑलरेडी टैक्स रिटर्न दे रहे हैं, जो फाइलर्स हैं, उनको इस साल में इम्यूनिटी दी जाए ऑडिट से, ताकि वो इजीली अपना कारोबार कर सकें। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब की विजन तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है। हमें इम्प्लीमेंटेशन करवानी पड़ेगी, अदारों से काम लेना पड़ेगा। इस वक्त अदारे जो हैं बिल्कुल काम नहीं कर रहे, गैर फाल हुए हुए हैं। सबसे पहले तो जनाब ये चाहिए था कि सारे के सारे ऑडिट जितने हैं वो पुराने के उनको ख़त्म किया जाए और उसके बाद फिर नई ऑडिट पॉलिसी ली जाए, अगर लानी भी हो तो। जो बारहा हम कह रहे हैं कि इस साल तो ऑडिट पॉलिसी का वो जो है लाने का मकसद ही नहीं था कि 6 माह जिस कर्ब से लोग गुजरे हैं और अभी तक सर्वाइवल की पोजीशन में नहीं है। कराची के हालात देखें, लाहौर के हालात देखें, हालिया बारिशें देखें, और फिर बिज़नेसमैन जो बेचारा बिज़नेस कर रहा है वो वो तकालीफ से गुज़र रहा है। तो अभी तो उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो अपनी मईशत को, जो उसकी घर की मईशत है, जो उसकी दुकान की मईशत है, जो उसके कारोबार की कारखाने की मईशत है, उसको संभाला दे। और अब हम ये कह रहे हैं कि ऑडिट पॉलिसी फ्रेंडली ऑडिट पॉलिसी होनी चाहिए। टैक्स कलेक्टर उनको भी चाहिए कि जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है उसको साफ और शफाफ वे में ये भी बताएं कि ये टैक्स कहाँ यूटिलाइज हो रहा है। ओके, जहाँ एजुकेशन में टैक्स पेयर जो है वो मार खा रहा है, हेल्थ में वो मार खा रहा है, सारी जो चीज़ें जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट पूरी नहीं कर रही, तो टैक्स कलेक्शन के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहाँ से डेवलप होंगे। पॉलिसीज़ वगैरह इज़ नो मैटर, पॉलिसीज़ तो बनी चली गई कि हमने एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को कैसे रगड़ा लगाना है, रगेदना कैसे है इसको। तो ये जब तक रगेदना बंद नहीं करेंगे उस वक़्त तक हमारी कौम का जो मजाज है वो टैक्स पेमेंट की तरफ या टैक्स डिपॉजिट की तरफ बहुत मुश्किल से होगा। इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म काफ़ी पेचीदा है। मैं समझता हूँ कि इसको काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। FBR की तरफ से टोरिटोरियल भी चल रहा है कि अब आप अपनी रिटर्न ख़ुद जो है वो सबमिट कर सकते हैं। इंतहाई आसान है, स्टेप बाय स्टेप। इस पे मैं समझता हूँ कि सवाए चंद केसेस के जिसमें सैलरी इनकम है, और सैलरी इनकम में भी अगर किसी ने वेल स्टेटमेंट फ़ाइल करनी है और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं या कोई अदर एसेट्स हैं, तो अगेन दैट इज़ कॉम्प्लेक्स। तो अगर किसी की सिर्फ सैलरी इनकम है और पेट है तो वो तो उसमें जो है वो फ़ाइल कर सकते हैं, लेकिन वेल स्टेटमेंट में ज़रा सी भी पेचीदगी आ गई या कोई अदर सोर्स ऑफ, चूँकि 5 हेड्स ऑफ इनकम्स हैं, तो अगर किसी दूसरे हेड में इनकम आ जाती है तो मैं नहीं समझता कि जो कोई ले पर्सन जो है उसको ख़ुद सबमिट कर सकता है। तो इस हवाले से भी FBR को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। एहसन विरक साहब, जो गोशवारा हर साल जो तब्दील होता है, कौन से ऐसे अमेंडमेंट हैं जो ज़रूरी हैं, रिफंड्स के हवाले से हैं या टैक्स के रेट कम पेश ज़्यादा या कम होते हैं, उनकी वजह से वो बदलना पड़ता है या जानबूझ के वो बदलाया जाए? हमारी राय में तो जानबूझ के करते हैं। अगर आप पिछले 5 साल का टैक्स ला देखें, मासवाई जो एक सुपर टैक्स एक्स्ट्रा आया था, तो वो चंद कंपनीज, बहुत लिमिटेड लोगों पे एप्लीकेबल था। कोई नया टैक्स नहीं है, हर चीज़ वही है, हर चीज़ वैसे ही है। टैक्स रेट्स अगर चेंज होते हैं तो रेट्स की हद तक नई रिटर्न में मॉडिफिकेशन कर दी जाए, ठीक है, लेकिन उसकी पूरी हैयत। इस दफ़ा जो SRO 822 आया है, आप इमेजिन करेंगे, ये ऑलमोस्ट 150 पेजेस का,
ठीक है, जिसके अंदर सैलरी की रिटर्न भी है, बिजनेस की रिटर्न भी है। अब 150 पेजेस को आप समझते हैं कि हर साल दोबारा से दोबारा चेंज किया जाए, तो उसमें हर चीज़ कंप्रिहेंसिव ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके अंदर सिर्फ अगर रेट्स को हर साल अपडेट कर लिया जाए, एक आधी चीज़ कुछ लॉ में चेंज, सैलरी पर्सन का ऑलरेडी कट हो जाता है पहले, उसके लिए एक सादा गोशवारा अब जो उन्होंने बनाया उसमें कोई बेहतरी आई है? उसके अंदर देखें, सैलरी के अंदर भी जो लास्ट ईयर इन्होंने किया, ठीक है, बहुत सारे मसाइल हैं। आपने क्या किया, सबसे पहले कट लगा दिया उसकी वेल्थ स्टेटमेंट पे। ठीक है, अब सैलरी पर्सन ने खरीदी प्रॉपर्टी, सैलरी पर्सन ने खरीदी गाड़ी, जब वेल्थ स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं, वो कहाँ पे फीड करेगा? जब फीड नहीं करेगा आप नोटिस देंगे, नोटिस देंगे तो चोर बाजारी फिर खुलेगी। तो बजाय इसके कि उनको चीज़ें डिक्लेयर करने चाहिए, या तो उसको वैसे ही माइनस कर दें कि वेल्थ स्टेटमेंट पार्ट ही ना हो, ठीक है, या तो माइनस कर दें, तब भी समझ आती है। अगर अवेलेबल है तो फिर सारे लोग अपनी इन्फॉर्मेशन क्यों ना दें? ठीक है। अब ट्रेडर्स के अंदर भी इस तरह की चीज़ें उन्होंने कट की हैं। अब जब वो ट्रेडर वो चीज़ें कट नहीं देंगे तो अल्टीमेट सिस्टम उनको नोटिस करेगा। जब नोटिस करेगा और वो FIR आप पे सच्ची हो या झूठी, थाने से किसी का दिल नहीं करता आप खाली आ जाए। महीने जब नोटिस आ जाए तो FBR का दिल नहीं करता कि आप खाली आ बिल खाली आ जाए। जी जी हर्षद साहब, FBR ने डेट तो आगे बढ़ा दी है, लेकिन अभी तक जो सोर्स हैं ज़राए वो कह रहे हैं कोई 10 लाख भी रिटर्न अभी तक नहीं जमा हुई, यानी कि 5% सिर्फ रिटर्नें अभी तक आई हैं। तो क्या वजूहत हैं कि आपके टैक्स पेयर जो हैं, ताजिर बरादरी है, गोशवारे जमा करवाने में क्यों मुखलिस नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यूपी साहब आपका शुक्रिया। ताजिर बरादरी शुरू से मुखलिस रही है। हमेशा कहा जाता है कि जी किसी भी हुकूमत के अगर 4 सतून है जिसमें ब्यूरोक्रेसी, मीडिया आपका बड़ा अहम रोल है, एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल है, इसी तरह मैं समझता हूँ कि ताजिर बरादरी भी एक अहम सतून है किसी भी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के अंदर। और अगर ताजिर बरादरी के ऊपर ही सारा कुछ मुर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया जाए तो वो भी ज़्यादती होगी। आपको पता है कि कोविड-19 के बाद जो कारोबारी हालात रहे हैं, जिस तरह की डिप्रेशन हमारी इकॉनमी फेस कर रही है, तो ये चीज़ तो बाकायदा मैं समझता हूँ कि सबको यहाँ थी कि ये इसी तरह ही होना है, अभी टैक्स इस तरह फाइल नहीं होना। और जिस तरह भी हमारे ऑनरेबल एहसन विर्क साहब ने भी सारी बात आपको बड़े खूबसूरत अंदाज में मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी कि आपकी जो टैक्स पॉलिसी है, रिटर्न की जो डेट्स हैं जो आपने फाइल करनी थी, उसके लिए जो पेपर्स हैं, जो उसके लिए SROs हैं, वही इस डेट पर जारी हो रहे हैं। तो 13 दिन में कैसे एक ट्रेडर अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है? और सबसे पहली बात तो ये है कि इनको एक्सटेंशन देनी पड़नी थी जो इन्होंने आज दिया, और इनको मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा निज़ाम को। ट्रेडर टैक्स देगा, ज़रूर देगा, मगर उसके पास अगर कुछ होगा तो वो टैक्स देगा ना, बगैर कुछ होए तो नहीं दे सकता। हर्षद साहब, ये बुनियादी जुज़ है, पहला स्टेप है जो गोशवारा है, जो जमा करवाता है एक टैक्स पेयर, तो वो NTN होल्डर बनता है, उससे उसकी शनाख्त होती है, ये कौमी फरीज़ा अदा कर रहा है। 15,50,000 आपके जो ताजर हैं वो नील की रिटर्न भरते हैं। क्या वाकई आप समझते हैं ऐसा है कोई ताजिर वाकई को कारोबार नहीं करते और वो रिटर्न की जाती है? मैं सबसे पहले तो ये चीज़ बड़ी क्लैरिटी के साथ बोलता हूँ कि टैक्स देना चाहिए, ये हमारा कौमी फरीज़ा है और इसको कौमी फरीज़ा समझ के अदा करना चाहिए। बट यूपी साहब मेरे अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या जो टैक्स देते हैं उसकी इज़्ज़त ज़्यादा है, जो नहीं टैक्स दे रहे उसकी इज़्ज़त ज़्यादा है? नोटिस किसको मिलते हैं? जो टैक्स देता है। जी तमाम तर जो गवर्नमेंट के जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, अगर उसके ख़िलाफ़ हम जाते हैं तो जो टैक्स दे रहा है उसी के ऊपर ऑडिट्स भी हो रहे हैं, ऑडिट्स भी उसी ने फेस करने हैं, बैंक के साथ डिटेंशन भी उसी की हो रही है, बैंकों से पैसे उसी के निकल रहे हैं। नदीम भट्टी साहब, हर्षद साहब ने बहुत अच्छा किया, जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी ना मिली। आप क्या समझते हैं? हमारे 72-73 सालों में हमारा अलमिया यही है। टैक्स डायरेक्टरी 2018 ये जिसमें FBR ने, जो हमारे पार्लियामेंट्रीन है, कितना टैक्स अदा करते हैं, 0 करता है, कोई 214 करता है, कोई 1000 करता है, वो सब शो हो चुका है। आप क्या समझते हैं कि मसाइल कहाँ पे हैं, क्या वजूहत? टैक्स ओरिएंटेशन है ना, सबसे पहले ये नेसेसिटी है कि FBR डिपार्टमेंट या मुल्की लेवल पे मुल्क की मुआशी बेहतरी और बहाली के लिए हमें कम से कम ओरिएंटेशन ज़रूर करवानी चाहिए इसकी, ठीक है। अब हमारे तकरीबन 70 से 80% लोग जो हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। अभी बात हो रही थी गोशवारा की, तो गोशवारा इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है, और जो SRO की बात हो रही थी 822 की, उसके जूस पढ़ लिए जाएँ तो मैं समझता हूँ कि जिस बंदे ने यहाँ हाईली क्वालिफाइड बंदा है ना, कि वो उसको नहीं पढ़ सकता। ऐसा साहब ने बहुत ही सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिए ना कि वहाँ एक CSS अफसर, जिसे ऑफिसर कहते हैं, वो उसको फिलअप नहीं कर सकता। अगर तो आम आवाम उसको कैसे फिलअप कर सकती है? उसको देखिए, लिटरेसी रेट ही इतना कंपैरेटिवली इतना डाउन है, और कम से कम मुआशी बदहाली का अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि अगर 8 महीने में अगर हमारी कहते हैं सिर्फ इंपोर्ट्स ही बढ़ी हैं इंक्लूडिंग ऑयल, ठीक है, तो उस पर एक्सपोर्ट तो हमारी किसी खाते में नहीं है। अगर
1300 से 1800 अरब का रुपये का बजट का खसारा बढ़ गया है, तो ये किसके सर है, इसकी प्लानिंग किसके सर है? सीधी सी बात है, देखिए गवर्नमेंट ने जो हमें एक मॉडिफिकेशन देनी है, जिसके मुताबिक काम करने की देनी, वो ऑब्वियसली यही है, लेकिन उसका असर, उसका नतीजा, कॉन्सिक्वेंट आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हर 28 तारीख के बाद यही चक्कर चल रहा होता है कि यार गोश्त वाले की रेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ जाएगी तो कितनी बढ़ेगी। देखिए जो बढ़ाने वाले हैं वो तो आराम से बैठे हैं कि बढ़ जाए, लेकिन देखिए उनका भी जिम्मा बनता है कि इसको इतना सॉफ्ट और माइल्ड करें कि आम इंसान जिसका बच्चा अगर कम से कम FA पास है या उसने I.Com किया हुआ है या B.Com किया हुआ है, उसको उर्दू में या सिंपल इंग्लिश में समझ के पाकिस्तान की मईशत की बहाली में एक मावन का किरदार अदा करे, ना सिर्फ इसके कि वो किसी टैक्स प्रैक्टिशनर से रब्ता करके टैक्स को चोरी करने की कोशिश करे। वो शरा सादा भी आ जाए, मान लिया 1 सफ़े का भी आ गया, उसको भरना तो है ना, वो आम बंदा भी, चलो मान लेते आम बंदा भी भर सकता है। क्या आप समझते हैं हमारी हुकूमत ने टैक्स कल्चर को यहाँ फ़रोग दिया है कि 72-73 सालों में फ़रोग मिला है इसको? पिछले 30 से 32 सालों का अगर मैं कंपैरिजन करूँ, आपको अंदाज़ा है कि मैं पिछले 20 साल से इकोनॉमी पे और इकोनॉमी की बहाली के लिए, आपको पता ही है, लिखता हूँ पाकिस्तान की 4 कौमी अखबारों के लिए। मैं इसका अगर कंपैरिजन आपको बताऊँ, किसी गवर्नमेंट ने आके अपने थैले, अपने कुएँ, अपने खजाने भरने की पूरी कोशिश की है। 5 साल बाद बैरून मुल्क जाके हर चीज़ को एंजॉय करने की कोशिश की। मैं खुल के बात करूँगा, ठीक है। देखिए मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ, ठीक है। मैं फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर की स्टैंडिंग कमेटी फॉर द गारमेंट इंडस्ट्री, उसका 13 साल से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छे तरीके से टैक्स देने की कोशिश भी करें जी, लेकिन पॉलिसीज़ ऐसी डिफरेंट हैं। देखिए कहीं भी अगर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की हम बात करें तो उसमें टैक्स सिस्टम कूल एंड क्लियर है कि इतने % आपने टैक्स देना है और टैक्स जाके मुल्क की मईशत की बहाली के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन हमारे अंदर जो एक कट पीस लगते हैं ना, आप इस चीज़ को बहुत समझ गए हैं, ऐसा साहब बहुत अच्छी तरह समझ गए कि ये कैसे कन्वर्ट हो के चीज़ कौमी ख़जाने तक पहुंच ही नहीं पाती, और कौमी ख़जाने तक पहुंच नहीं पाती तो आम इंसान को एक अपना फ़ंड दोबारा रोटेट करने के लिए, अपनी बिजनेस की इन्हांसमेंट करने के लिए, जिसको हम रिफ़ंड बोलते हैं, उसके लिए सिफारिशें या मखसूस एक बजट की पेशकश करके ये रिफ़ंड लेके ग्रेजुअली अपना फ़ंड डिक्रीज़ करके, कहते ना कि अगर काम करना पड़ता है तो मैं समझता हूँ कि 1300 अरब रुपये का जो बजट का खसारा है वो 1800 अरब रुपये तक क्यों ना पहुँचे। हमारी इंपोर्ट ही बढ़ती जाए, हमने बाजार से चीज़, बाहर से चीज़ मंगा के उसके रेट ही बढ़ा देने। अभी आपके हालिया आप देख लें 94 रेगुलर आइटम जिसमें मेडिसिन कहते हैं, इस मेडिसिन का तो ये होना चाहिए कि इतनी हमारे अवाम गरीब है, हम कोरोना वायरस से कितने कन्वर्टेड और इफ़ेक्ट हुए हैं, हमें सस्ती मेडिसिन मिलनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें मिलनी चाहिए, लेकिन वो उनका तकरीबन 240% तक रेट बढ़ गया है। तो ये देखिए गवर्नमेंट इस चीज़ की जिम्मेदार है, मैं एज ए एंटरप्रेन्योर इसका जिम्मेदार हूँ कि आम आवाम इसकी जिम्मेदार है। अगर ये हालात होंगे तो कोई बंदा भी सीरियस नहीं होगा कि टैक्स पे करने में। मुझे पता है कि मेरा टैक्स जाना है तो कहाँ जाना है, मखसूस इंपोर्ट की कंपनियाँ वो ले जाएंगी, जर्मनी की कोई कंपनी है, स्कैंडिनेविया की कंपनी है जिसके अच्छे इंजेक्शन यूरोपियन वगैरह जो भी हैं वो ले जाएंगे, तो मेरे मुल्क के पास तो कुछ चीज़ आ ही नहीं रही। नदीम भट्टी साहब, आप कॉलम लिखते हैं, बड़ा अच्छा कॉलम लिखते हैं, अवाम उसको पढ़ते हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की का जो राज है वो टैक्सेस पर में मबनी होता है। क्या हमारी हुकूमत जानबूझ के मुल्क को तरक्की पर नहीं ले जाना चाहती या इदारे इसमें रुकावट हैं? लेकिन ब्रेक से बाद आपसे जवाब लेता हूँ। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी नदीम भट्टी साहब, देखिए ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ये एक कीन ऑब्जर्वर बंदा ही कर सकता है। माशाल्लाह आप जैसा तज्जियाकार भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकता है कि आप इतने अच्छे से प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, अच्छी बात है कि इसका जवाब आम इंसान को इस चीज़ का समझ आ जाना चाहिए। देखिए ग्लोबल ग्रोथ की जो डेवलपमेंट है वो इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री की डेवलपमेंट जब हुकूमत इस पर पार्टिसिपेट करे, कोई ना कोई अच्छी स्कीमें दे जिससे टैक्स की फ्लक्चुएशन और इसकी एडजस्टेबिलिटी में इन्हांसमेंट हो। जब टैक्स ही कन्वर्जन नहीं होना, बाद में हमने एमएनसी स्कीमें दे के इसको प्रोग्राम को पूरा करने की कोशिश करनी है, तो मैं समझता हूँ कि ये फेलियर निज़ाम है इस सिलसिले में कि टैक्स को रिडक्ट करके 17 से 21% तक लोग टैक्स दे रहे हैं। खुदा का खौफ करें यार, किसी इंसान को जीने का मौका दें, इंसान को जीने का मौका दें, इतना टैक्स लगाएं कि वो बर्दाश्त कर ले और ऐसे तरीके से देने की कोशिश करें, अपने फ़र्ज़ को फ़र्ज़ समझे, उसको बोझ ना समझे। अच्छा नदीम भट्टी साहब,
26 लाख टैक्स गोशवारों में 11 लाख सैलरी पर्सन है, 14 लाख लोग कारोबारी हैं जो अपनी इनकम 5 लाख से कम ज़ाहिर कर रहे हैं, 2000 टैक्स यानी कि दे रहे हैं। 14 लाख बंदे, 43,000 टोटल कंपनियाँ हैं जिन्होंने अपने रिटर्न फाइल कर रही है। 62,000 लोग पार्टनरशिप पे हैं जो गोशवारा में आ रहे हैं। अगर हम एक दूसरी तरफ देखें, 13 करोड़ से ज़ायद हमारे मोबाइल यूज़र हैं, 1 लाख से ज़ायद कंपनी SCCP में रजिस्टर्ड है, 44 लाख NTN होल्डर हैं। फिर ये इदारों की नेग्लिजेंसी है जो उसको नेट में नहीं ला सकते, वो टैक्स कलेक्शन नहीं कर सकते। मेरे सवाल का तो इस बजट का आपने सवाल का जवाब भी खुद ही दे दिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा। देखिए, इस सिलसिले में जितनी अदारे का काम है उसकी ओरिएंटेशन को रोटेट करें। नहीं, हुकूमत थोड़ा सा एक्शन लेती है तो हमारे ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज सड़कों पे आ जाती है, कोई मामला तो होते हैं। लेकिन अगर ये जो रिटर्न नहीं दे रहे, गोशवारा नहीं दे रहे, टैक्स नहीं दे रहे, तो ये इदारों का काम है ना, जो जिसको देखिए, उन लोगों की जाती है, मुहब्बत वतनी का जज्बा नहीं है उन लोगों का कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते। पाकिस्तान में बिजनेस करना है, पाकिस्तान में घर बनाना है, पाकिस्तान में अपनी इंडस्ट्री लगानी है, तो वो डिज़र्व करते हैं कि दे आर बाउंड टू पे द टैक्सेस। लेकिन मैं फिर यहाँ आपके प्रोग्राम से तवज्जो से ये गुजारिश करूँगा कि टैक्सेस इतने ज़्यादा ना हों कि वो सर का बोझ बन जाएँ। 24 तारीख से 2 बंदों को मामूर कर देते हैं कि आप ये चीज़ें इकट्ठी करके घर के बिल, ये वो जो भी इनके रमूजों का, ये आपने हमारे एडवोकेट, ये टैक्स प्रैक्टिशनर को दे के हमने कन्वर्जन लेनी है चीज़ की। मैं कहता हूँ 70 से 21% तक टैक्स देने जो खौफ की फजा है उसको दूर करने की जरूरत है। आवाम से जो खौफ की फजा, देखिए ये रिफ्रेश कैसे हो सकती है? ये रिफ्रेश हमारे इस प्रोग्राम से एक मैसेज मिलना चाहिए डिपार्टमेंट्स को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, डिपार्टमेंट को मिलना चाहिए कि हम उतना सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल लॉ सिस्टम बनाएं जिसको हर बंदा कहे ठीक है इजी हो गया, हमने देना है। अगर उसको देखें, 21 जो पूरी आवाम 18 करोड़ आवाम टैक्स ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है, उसको अगर 21 से 27% तक आप टैक्स पे ले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं क्लब टैक्स होल्डर हैं, आप प्राउड तो फील करते हैं टैक्स होल्डर, लेकिन उसके बावजूद वो टैक्स अच्छे निज़ाम की तरफ, तब्दीली की तरफ नहीं लेके जा रहे, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मुआशी बदहाली की तरफ ये एक अहम लोग हैं जो कहते हैं ये ख़राब करने में एक मावन का किरदार कर रहे हैं। बस सबसे पहले इनकी नैब की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये कौन लोग हैं, इनको ढूंढ के इनको प्रिक्योर करना चाहिए, इनको प्रिक्योर करना चाहिए। ये लोग हमारे साथ इस लोगों में रहते हैं, इनके बच्चे कहाँ अमेरिका में पढ़ रहे, कैसे पढ़ सकते हैं? वैसे ये हमारा जो परसेप्शन है, जो अफसर नैब के हैं या FBR के हैं या अदालतों में हैं या कोई भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो टैक्स के पैसे से तनख्वाह वसूल करते हैं। लेकिन जब हम किसी डिपार्टमेंट में काम करवाने के लिए जाते हैं तो वो अफसरशाही हम जो देखते हैं, या रिश्वत देनी पड़ती है या किसी की सिफारिश करवानी पड़ती है काम करवाने के लिए, ये ट्रेंड कभी ख़त्म हो सकेगा हमारे मुल्क में? जी, इस पाकिस्तान में कम से कम मैं नहीं समझता कि अगले 50 साल तक ये ट्रेंड ख़त्म हो जाए। यहाँ जिसकी अथॉरिटी है, जो अथॉरिटेटिव है, जिसको आप सिंपली उर्दू में आप बोलते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज़ राइट। पाकिस्तान में इस कानून की तरवीज और इसका रवाज इतना पक्का हो चुका है कि अगर आप वेल कनेक्टेड नहीं हैं, अगर आप मिसाल ले लें, अगर कोई काम कराना चाहते हैं तो आप किसी वेल कनेक्टेड ऑफिसर बंदे का फ़ोन करवा के जाएंगे तो आपका शायद काम एक दिन में हो जाए। अदरवाइज वो आपको इतनी ज़्यादा रोटेट लाइन में रखेंगे कि आप तंग आके ना कम से कम कायदे आज़म को पेश करने की कोशिश करेंगे कि भाई खुदा के लिए मुझसे ये चीज़ें ले लो और मेरा काम कर दो, कि मेरे शूज़ ऐसे नहीं है कि इतनी रगड़ाई के बाद मेरी एड़ियाँ ना रगड़ी जाएँ। जी एहसन विरक साहब, जिस तरह अभी अब वो अफसर शाही की बात हो रही थी, आप क्या समझते हैं टैक्स बेस को बढ़ाने में और टैक्स नेट को बढ़ाने में सबसे बड़ी रुकावट ये है? और दूसरा जो ऑडिट पॉलिसी 2020 आ चुकी है, उसमें क्या रिलीफ टैक्स दहंदगान को हुकूमत ने दिया है, और FBR ने कुछ उसमें टैक्स दहंदगान के लिए कोई खुशखबरी रखी है या नहीं? सबसे पहले तो मैं भट्टी साहब की बातों को चंद और तरह ऐड करना चाहूँगा। जी। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि पाकिस्तानी अवाम टैक्स नहीं देते। नहीं, वो तो ज़ाहिर बात है, बच्चा पैदा होने वाला, बच्चे के पैम्पर से लेकर मरने वाले के कफन तक लोग टैक्स अदा कर रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो बहुत सारे हैं। ठीक है, अब आपको सिर्फ ज़रूरत ये है कि या तो आपके पास टैक्स मशीनरी इतनी अच्छी और ईमानदार हो, सिस्टम इतना मजबूत हो जी कि आप मौजूदा निज़ाम भी चला ले तो हर्ज कोई नहीं। चूँकि मैं कहता हूँ, अब फिर कहूँगा कि पाकिस्तान में टैक्स लॉज में खामी सिर्फ 5% है, 95% नीयतें ख़राब हैं। 95% नीयतें ख़राब हैं, ठीक है ना, लॉज में वो खामी नहीं है। जब नीयत ख़राब होती है जी तो फिर वही, इसलिए उस पर अमल दरामद नहीं होता कानून पे। 5 मिनट बाद वही चीज़ समझ आना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। एक गुजारिश, दूसरी गुजारिश ये है, जब अगर आप अपने सिस्टम को उतना मजबूत नहीं कर सकते जी, ईमानदार मशीनरी नहीं आप अपॉइंट कर सकते, फिर इसका बेहतर हल ये है कि आप फिक्स टैक्स की तरफ जाएं।
जी, फिक्स टैक्स कर दें। अब देखें, एक बंदा आज एक गाड़ी खरीदता है, आप कोई भी गाड़ी ले, फार्चूनर ले लें, 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है, उसके ऊपर कम से कम 25 लाख रुपया सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज और इनकम टैक्स है। अगर 25 लाख लेने के बाद भी आप कहें कि वो बंदा टैक्स चोर है, गलत बात है। ठीक है, कि क्यों ना उसको आप ओपन दे दें, उस पर 25 छोड़ 35 कर दें। ठीक है, लेकिन कहें जी जो बंदा गाड़ी खरीदेगा, जो बंदा प्रॉपर्टी खरीदेगा, जो बंदा फलां काम को इस रेट से दे टैक्स, और उसके बाद उसको फर्दर नहीं पूछा जाएगा, तो मेरे ख्याल में आवाम आज भी शायद टैक्स नेट में आ जाए। इसी बात को हम रिलेट कर लेते हैं। अब जो मौजूदा नई ऑडिट पॉलिसी आई है, ऑडिट पॉलिसी के अंदर जो उन्होंने अपने एम्स अपेरेंटली बताए हैं, जी जी, वो तो बड़े खूबसूरत है ना, कि हम जो नॉन कंप्लायंस टैक्स पेयर्स हैं, जो टैक्स एविजन में है मुब्तला है, टैक्स एविजन कर रहे हैं, जो फॉल्स डिक्लेरेशन फाइल कर रहे हैं, उनको हम जो है पकड़ेंगे। चेंज इस दफ़ा ऑब्जेक्टिव उनके ये हैं, ऑब्जेक्टिव ये है, चेंज उनकी इस दफ़ा जो आई है वो मेन एक चेंज ये है, एक तो उन्होंने कहा कि जी हमने जो इस दफ़ा पैरामेट्रिक सिलेक्शन की है, वो सिलेक्शन हमने ऑन द बेसिस ऑफ सारे एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए, जिसके अंदर ऑल जितने टैक्स पेयर्स हैं उनका डाटा फीड किया गया, ठीक है, और सिस्टम को मुतलका रिस्क पैरामीटर्स दिए गए, और सिस्टम ने उनको सेलेक्ट किया कि किस पैरामीटर, किस रिस्क बेस पे किस बंदे का टैक्स ऑडिट होना चाहिए और किसका नहीं। दूसरा, पहली दफ़ा ये कम से कम 12 साल बाद, ये 2009 से ऑडिट स्टार्ट हुए हैं, तो महकमा इस स्टेज पे आया है जो हम उनको कहते थे कि आप में इतनी HR कैपेसिटी नहीं है, हर साल आप 80,000 1 लाख बंदे को टैक्स के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं, जी जी, तो वो आप में सलाहियत नहीं है। 2014 के अभी 214D के केस अभी तक 8.5 लाख वो पेंडिंग पड़े हैं। जी जी, अगर आप टोटल टैक्स ऑडिट केसेस पेंडेंसी को कैलकुलेट करें तो 8 से 10 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, जी जी, जिनसे महकमा 214E दे के और वो एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो इस दफ़ा बहरहाल ये हुआ कि उन्होंने इनकम टैक्स के लिए सिर्फ 0.76% लोगों को सिलेक्ट किया, सेल टैक्स के लिए 1.67% लोगों को, और फेडरल एक्साइज बहुत थोड़े केसेस होते हैं, चंद महदूद सी कैटेगरी है, तो उसमें 5.65% लोगों को। तो ये खैर अच्छा किया है कि लोग थोड़े सिलेक्ट करें, लेकिन उनका थॉरली और जेन्युइन ऑडिट करें। ये उन्होंने कहा ऑडिट पॉलिसी में, और ये भी एक अच्छी बात है ना कि जी इसका कतअन मतलब ये नहीं है कि जिसको ऑडिट में सिलेक्ट किया गया वो ज़रूर टैक्स ही होगा, अगर उसका डिक्लेरेशन अकॉर्डिंग टू मेरिट अफसरान के जो दायरा कार है उसको महदूद किया गया है इसमें, या इख्तियारात को बढ़ा दिया गया है? अफसरान का दायरा कार डायरेक्टली इसमें डिस्कस नहीं किया गया। ये एक दफ़ा पहले भी हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था कि जिसमें कहा कि जी आपने ऑडिट रूल्स नहीं बनाए, फिर ऑडिट रूल्स FBR ने दिए, लेकिन वो आज भी शायद इतने कम्प्रिहेंसिव नहीं है कि जो ऑफिसर्स के लिए एक जर्नल SOP का बायस बन सके, जिसको ज़रूरत है कि मज़ीद डेवलप किया जाए, उन रूल्स को इतना कम्प्रिहेंसिव कर दिया जाए कि ऑफिसर उन लिमिट से बाहर नहीं जा सके। हाँ, एक चेंज मैं कहूँगा कि थोड़ी सी आई है कुछ केसेस में, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद जो बड़े 3 स्टेशन हैं, वहाँ पे जो CTO हैं, कॉरपोरेट टैक्स ऑफिस है, और LTO में तो पहले भी था, उनको अभी उन्होंने फंक्शनल बेस कर दिया। ठीक है, अब एक ऑफिसर के पास आपका ऑडिट होगा, रिकवरी, आपका रिफंड, आपकी एग्जामिशन दूसरे ऑफिसर के पास होगी। इसका फ़ायदा भी है कि आपके इख्तियार 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिए गए, लेकिन नुकसान भी होगा। आप क्या समझते हैं इस ऑडिट पॉलिसी में कोई रिश्वत का बाजार कम होगा या पहले की तरह ही सिस्टम रहेगा? ये तो वक्त बताएगा, जब तक हम नीतियाँ ठीक नहीं करेंगे, खाली ऑडिट पॉलिसी बनाने से तो कुछ चीज़ फाइनल नहीं हो पाएगी। हर सतीक साहब, क्योंकि आप चैम्बर में है, उसके मेंबर है, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर है, इन 2 सालों में कहाँ आप समझते हैं जो हुकूमत की कमज़ोरियाँ हैं, जिसकी वजह से टैक्स बेस भी नहीं बढ़ सकी, टैक्स नेट भी नहीं बढ़ सका? कोरोना के बाद क्या सूरत हाल है जिस पर हुकूमत को खास तवज्जो देने की ज़रूरत है? क्योंकि तामीराती शोबे के लिए हुकूमत ने एमनेस्टी दी, उसको कोई फ़ायदा हो रहा है, या और किसी भी शोबे को एमनेस्टी देने की ज़रूरत है? देखें, एमनेस्टी स्कीम का वैसे तो मैं बहुत बड़ा हामी नहीं हूँ, मगर कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी से फ़ायदा तो ज़रूर हुआ गवर्नमेंट को। जिस तरह भट्टी साहब भी बात कर रहे थे ना कि जी टैक्स लोग क्यों नहीं देते हैं या इसका हल क्या है, मैं समझता हूँ कोई भी डायरेक्ट टैक्स की जो DDP के साथ रेशो है ना, वो डिटर्मिन करती है कि जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर कितना एतमाद रखते हैं। ठीक है, अब इस गवर्नमेंट को आए भी तकरीबन 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है, कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ नहीं है। ठीक है, हर साल अब एक नई पॉलिसी लेके आते हैं,
टैक्स रेशोज़, टैक्स ब्रैकेट्स को कम करने या ज़्यादा करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पॉलिसी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। पॉलिसी कंसिस्टेंट जब तक नहीं होगी किसी भी गवर्नमेंट की, लोग उस पर कैसे एतमाद करेंगे? मैं आज कैसे एतमाद कर लूँ कि ये जो एमनेस्टी स्कीम लाया है और उसके अंदर उन्होंने कहा जी ऑडिट नहीं करेंगे, उसके बाद दोबारा से कोई ऐसी SRO के जरिए उन्हीं लोगों को दोबारा से टैक्स नेट मिले? नहीं आरज़ादी साहब, वो देखो लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो जब होती है ना जब कोई इमरजेंसी न हो। हमारे 74 साल में हमारा मुल्क इमरजेंसी में आज तक भी है। यही तो तो मैं कह रहा आज हूँ। भी हमें ज़रूरत है, आज भी कर्ज लेना पड़ता है, कभी किसी से कर्ज लेना पड़ता है, इमरजेंसी की हालत में तो हम रहते हैं। यही किस तो तरह हम मुमकिन बचपन है? से, मैं जब से पैदा हुआ इस नाजुक सूरत हाल गुजरते हुए ये हम सबको एक दूसरे के ऊपर एतमाद की जो फुकदान है ना गवर्नमेंट की, ट्रेडर्स के ऊपर, ट्रेडर्स हम दोनों दामन, ये जो चोली दामन का साथ है। जब तक ट्रेडर्स या हम जो ताजिर बरादरी है वो रीढ़ की हड्डी है किसी भी मैशत की, उसको इज्जत देनी पड़ेगी। वैसे सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेस करना पड़ेगा, सिंप्लीफाइड निज़ाम लाना पड़ेगा। जब तक आप सिंप्लीफाइड निज़ाम नहीं लाएंगे, एक जो ट्रेडर है ना जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आता है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के वो इतना जो आपका कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट है उसको पढ़े। जितना भी ऐसा आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें अभी भी शामिल कर दी गई हैं जो जब तक आप किसी अच्छे लॉयर को या प्रैक्टिशनर को नहीं हायर करेंगे वो नहीं फिल कर सकते। सर आरज़ादी साहब, जब भी ताजिर बरादरी चाहती है, किसी भी कानून के खिलाफ खड़ी होती है, 238 जो सेल टैक्स का कानून था उसके ऊपर ताजिर बरादरी आपके चैम्बर बाहर निकले, छापे बंद हो गए, किसी कारखानों पे, फैक्ट्री पे, कंपनी में कोई छापे अब उसके बाद आज तक भी नहीं हुए। लेकिन अगर ताजिर बरादरी चाहे गोशवारा सादा हो, आसान हो, ऑडिट पॉलिसी आसान हो, उसके लिए क्यों आवाज़ नहीं उठाती? वो क्या वजह? और आपका एक तो चैम्बर में बंदा एंटीन होल्डर ना होगा, गोशवारा जमा नहीं करवाता होगा, वो मेंबर नहीं बन सकता। इसके बावजूद भी फिर कहाँ पे कमी है? ताजिर बरादरी क्यों नहीं उठती? ताजिर बरादरी बिल्कुल उठती। ताजिर बरादरी क्या चाहती है? अब ये समझने की ज़रूरत है कि ताजिर बरादरी चाहती है कि हम जो कह रहे हैं हम पे यकीन किया जाए, हम लोगों को चोर की निगाह से मत देखा जाए। जब FBR छापा मारने आती है ना तो वो ये नहीं देखती कि ये मोअज़्ज़ज़ ताजिर है, इसने टैक्स भी दिया हुआ है। उससे आगे जिस तरह की हैरेसमेंट आती है ना, हैरेसमेंट से बचना चाहता है ताजिर। जो ताजिर टैक्स देता है वो चाहता है कि हमें हैरेसमेंट से बचा जाए, हमें उन पॉलिसीज़ के अभी थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे कि जो अफसरशाही वाला निज़ाम है ना, हम कहते हैं ना, जैसा वो एक नारा निकला था वोट को इज्जत दो, हम कहते हैं टैक्स पेयर को इज्जत दो। टैक्स पेयर को जब तक आप इज्जत नहीं देंगे टैक्स बेस नहीं बढ़ेगी। टैक्स बेस बढ़ाना काम नहीं है, टैक्स की जो अमाउंट है वो बढ़ाना काम है। ये जो आप जीरो की रिटर्न फाइल कर रहे हैं ये भी उन लोगों ने देना शुरू किया है जिनको डराया गया, धमकाया गया और आज वो पछता रहे हैं। वो भी सरकारी इदारों को ज़्यादा है उनमें, बिल्कुल ऐसे रिटर्न फाइल कर रहे हैं। हर्ष सिद्दीकी साहब, इन हालात में हुकूमत किन सेक्टर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है जहाँ पे कुछ बिलासूद कर्जे दिए जाएँ, जहाँ उनकी इंडस्ट्री चले, मुआशी इस्तेकाम आए, वो किस तरह क्या समझते हैं आप? लेकिन ब्रेक से बाद आपसे जवाब लेता हूँ। नाज़रीन, छोटा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन जी। हर्ष भाई, देखें गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, माशी हालात कैसे बेहतर किए जा सकते हैं। मैंने एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला लाहौर चैम्बर की अपनी बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट किया था कि इंटरेस्ट फ्री लोन, इससे टैक्स पेयर को भी कैसे इज्जत मिलेगी और नए टैक्स पेयर को आप कैसे इंक्लाइन करेंगे अपनी तरफ। मैंने एक सिंपल सा फार्मूला पेश किया था कि जो मैं समझता हूँ कि जो कोविड-19 के बाद सिनारियो बना ना बिजनेसेस के लिए, वो बड़ा वैलिड था कि रिटर्न आप फाइल करते हैं, आप अपना टर्नओवर शो करते हैं, टर्नओवर की एक परसेंटेज डिसाइड कर लें। ठीक है, एक परसेंटेज ऑफ मतलब टर्नओवर, अगर आपने सपोजली 2 करोड़ रुपये की टर्नओवर फाइल किया, अपना 2 करोड़ रुपये की अपनी सेल शो की है, तो उसका 20% 30% जो उसके 5 महीने कोविड-19 के थे उसके इक्विवेलेंट रख के उसको इंटरेस्ट फ्री लोन देना चाहिए। ये मेरा राइट भी है, मेरा हक भी है, क्योंकि मैंने अब रिटर्न में शो किया। और जो नया फाइलर बनता है, जैसे छोटा ताजिर जो है ना वो करोड़ रुपए नहीं मांगता, उसका लाखों रुपए का सर्कल है, उस लाखों रुपए के अंदर ही वो सर्कल अपना वो चला सकता है, घुमा सकता है। तो अगर वो नया फाइलर आता है, नए फाइलर को आप एक लिमिट सेट कर दें कि इससे ज़्यादा उसको हम इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं दे सकते, एक उसकी बार सेट कर ले 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन वट एवर द गवर्नमेंट डिसाइड्स विद द अथॉरिटीज़। तो एक तो ये है कि इंटरेस्ट फ्री लोन मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को बिल्कुल फ़ौरन उसका इजरा करना चाहिए। और साथ में जो उन्होंने लोन स्कीम्स निकाली भी हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से हज़ारों डॉक्यूमेंट्स जो शरायत है, वो जो कदगर लगाई गई हैं वो बहुत सख्त हैं। इसके बाद जो आपने एमनेस्टी स्कीम निकाली उसकी वजह से हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, उसकी अलाइड इंडस्ट्री है, उसने थोड़ी सी वर्किंग तो शुरू की है, बट फिर भी इन द लॉन्ग रन अगर आप देखें जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी हालात चल रहे हैं, जो पूरी दुनिया के ओवरऑल एक माहौल बना हुआ है, बिज़नेस का माहौल बना हुआ है, जितना गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी अपनी बिजनेसमैन को, अपने बिजनेसेस को, तो शायद हम सर्वाइव कर जाएं, नहीं तो अब नताइज आना शुरू हो गए उसके। कोई बिजनेसमैन इसलिए तो खौफ नहीं है, कोई नैब का
खौफ हो या कोई एहतसाबी इदारों का खौफ है, इसलिए लोग मिनिस्ट्री से फ़ायदा नहीं उठा रहे, जैसा आप कह रहे हैं? तो देखिए, अब मैं समझता हूँ कि एक ब्यूरोक्रेट साइन नहीं कर रहा आजकल सिर्फ इस वजह से कि एहतसाबी वो जो अमल इतना तेज़ हुआ हुआ है उसकी वजह से। बिजनेसमैन को नैब के साथ कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। बिजनेसमैन के ऊपर नैब आज का भी तो कल पकड़ा जाऊंगा, कल ये कोई ये नैब का बिजनेसमैन के साथ ताल्लुक नहीं होना चाहिए। मैं इस स्टेट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आप क्या समझते हैं, हुकूमत का जो नारा था कहाँ तक वो कामयाब हो रहा है? ये हालात ज़रा मुश्किल थे, इसके ऊपर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने तो वैसे हमारी रैंकिंग इंप्रूव हो गई है, अब 117 नंबर पे आ गए। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, एक्सेस टू फाइनेंस है। एक्सेस टू फाइनेंस जितना आप ईजी कर देंगे कि बिजनेसेस के लिए, बिजनेसमैन के लिए, उतना वो ज़्यादा कारोबार खुल के कर सकता है। आपने जो बेजा टैक्सेस है उनको क्लब करना है, हमने पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस दी हैं इस हवाले से, यूटिलिटीज़ के हवाले से दिया है। हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी रेट्स हैं एट पार विद रीजन होनी चाहिए। हमारी जो बाकी जितने भी अब ये देखें SEZs जो बन रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, हमने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन भी उनको एक कहा है कि जी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन स्पेसिफिक फॉर द इंडस्ट्री होना चाहिए, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। अगर आपने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है, क्योंकि एक्सपोर्ट के बगैर, मेड इन पाकिस्तान के बगैर हमारा कोई आगे हमारी तरक्की मुमकिन नहीं है। तो अगर आपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो आपका जो डिफरेंट इदारे हैं उनको मजबूत करना पड़ेगा, एक्सपोर्टर्स को आपको फैसिलिटेट करना पड़ेगा। नई मार्केटों के अंदर आपको रसाई गवर्नमेंट के थ्रू ही मिलेगी। आपका TDAP का जो इदारा है उसको मौसर बनाना पड़ेगा। आपके जो कमर्शियल काउंसलर्स लगे हुए, मैं बहुत ज़्यादा क्योंकि फॉरेन डेलीगेशंस को भी डील करता हूँ, फॉरेन डिप्लोमेट्स के साथ भी मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है। हम उनको ट्रेनिंग, हम लाहौर चैम्बर ये कर रहे हैं कि तमाम जितने भी फॉरेन ऑफिसेज में हमारे कमर्शियल डेस्क हैं उनके साथ एक लिंक डेवलप कर रहे हैं, ताकि जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है एट डेस्क वहाँ पर मिलनी चाहिए। सरकारी वो कहते हैं ना, सिफारशी बुनियादों पर कमर्शियल काउंसलर्स नहीं लगने चाहिए। आपका जो कमर्शियल सेक्शन होता है किसी भी मुल्क का, वो आपकी एक्सपोर्ट के अंदर बड़ा अहम रोल प्ले करता है। अभी हमारे एक दोस्त जापान गए हैं, उन्होंने यकीन माने मैंगोज़ के ऊपर इतना काम किया कि मैंगो की एक्सपोर्ट खाली जापान में 200% इंक्रीज कर गई। क्या बात है! सिर्फ इस वजह से कि ईमानदार, राइट पर्सन एट द राइट जॉब, कमर्शियल सेक्शन आपका मजबूत होना चाहिए, लोगों को यहाँ पे तैयारी कराएं। आपके पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की लैब नहीं। आप मैंने मीट प्रोसेसिंग, हलाल मीट एक ऐसा प्रोडक्ट है, हलाल फूड एक ऐसा प्रोडक्ट है, दुनिया में उसकी बिलियंस की एक्सपोर्ट है, डॉलर्स में बिलियन ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट है। पाकिस्तान हलाल कंट्री, जिधर खाना भी हलाल, पीना भी हलाल, हर चीज़ हलाल है, और हम उसके अंदर हमारा स्टेक 0.01% है। रसाई नहीं मिलती, रसाई नहीं है ना, हमारे पास सर्टिफिकेशंस नहीं है, हमारे पास वो स्टैंडर्ड्स नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक्सपोर्ट के लिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट को एक्सपोर्टर का साथ देना पड़ेगा। ऑनलाइन रिफंड्स का जो निज़ाम हुकूमत ने अब शुरू किया था, FBI ने रिफंड्स भी दिए हैं, क्या समझते हैं रिफंड का जो निज़ाम है वो दुरुस्त है? और जो वफाकी टैक्स महोत्सव है, क्या वो टैक्स जो उनका रिफंड्स है ताजरों का, वो दिलवाने में भी किरदार अदा कर रहा है? जहाँ तक तो रिफंड्स का निज़ाम है, मैं बिल्कुल अपने ताजर भाइयों से बिल्कुल मुतफिक हूँ। ये नहीं होना चाहिए। आपको टैक्स चार्ज ही उतना करें, कम कर लें, टैक्स कम चार्ज करें, इनपुट ख़त्म करें, या टैक्स चार्ज जो इम्पोर्ट्स पे हैं, बाकी विद होल्डिंग्स हैं, उनको कंट्रोल करें ताकि ये रिफ़ंड क्रिएट ही ना हो। ठीक है, क्योंकि ये आपके बिजनेस की जो आपका सरमाया है उसके ज़िया का बायस बनते हैं। ठीक है, तो पहली तो गुजारिश। दूसरी ये, बहरहाल इस गवर्नमेंट को, ये कोविड-19 को आप क्रेडिट दें या इस गवर्नमेंट को क्रेडिट दें, बहरहाल 8 साल बाद लोगों को रिफंड्स मिले हैं। इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है। बहुत, और पकड़ के भी उन्होंने रिफंड दिए हैं, यानी कि जी आप आए, आपका बनता है, आप लें, यानी कि ये में जो क्रेडिट बनता है वो देना चाहिए। लेकिन इसको असूली तौर पे या तो सेल टैक्स रिफंड की तरह बिल्कुल ऑटो सिस्टम पे ले जाए इनकम टैक्स रिफंड को, या फिर विद होल्डिंग्स को रिड्यूस करके, और इसको जो है उसके अंदर कि हर बंदा अपनी लाइबिलिटी की हद तक विद होल्डिंग पे करे, ना कि वो बाद में अपने ही सरमाए के असूल के लिए FBR के पीछे परेशान होता है। जी एहसान विरक साहब, इनकम टैक्स जिसका बहुत खौफ है अवाम में, 5 करोड़ अवाम में जानते हैं इनकम टैक्स का जितना खौफ अवाम में फैला हुआ है, क्या इस वक्त मौजूदा आज जो हम प्रोग्राम में बैठे हैं, इनकम टैक्स पे जितना हम लोग टैक्स अदा कर रहे हैं वो टैक्स डायरेक्टरी 2018 में बता दिया है, पार्लियामेंटेरियन 0, 213, 214, यानी कि इनकम टैक्स कानून कहीं मौजूद है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए या नहीं? अगर आप इस बिल्कुल बात पे जाएं तो फिर बेहतर है कि इनकम टैक्स निज़ाम को ख़त्म करके आप अपने सेल्स टैक्स और विद होल्डिंग के निज़ाम को इतना स्ट्रांग कर लें। आपको रेवेन्यू चाहिए, खौफ नहीं चाहिए। खौफ नहीं चाहिए। नदीम भट्टी साहब, आपने गुफ्तगू सारी सुनी, मैं चाहता हूँ आप हमारे नाज़रीन को, हमारे व्यूअर को बताएं, और हुकूमत तक ये आपसे हम सुनना चाहते हैं, कौन से ऐसे रास्ते हैं टैक्स निज़ाम को और टैक्स कल्चर को हम फ़रोग दे सकते हैं, अपने मुल्क की तरक्की को यकीनी बना सकते हैं। देखिए, इस सिलसिले में मेरा सबसे पहला मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान की मुआशी बहाली और बेहतरी के लिए कि जो
हम बिजनेस के जितने टैरिफ्स हैं उनको हम ऑर्गेनाइज करें, उतना इतना सिंप्लीफाई करें। सबसे पहले हम कस्टम की बात कर लें। कस्टम कवानीन को हम इतने कंपैरेटिव उस पर रेंज पे ले आएँ कि हर बंदे को अंदाज़ा हो कि यार मैंने इतने परसेंट, तो इसके बगैर मेरी जान नहीं छूट रही। अगर वो उससे ज़्यादा बार्गेनिंग करके या कुछ अप एंड डाउन करके कम करने की कोशिश करता है तो मैं समझता हूँ कि वो अगर वक्ती फ़ायदा उठा जाता है तो उस वक्त मुल्की लेवल पे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आप ये देखें, अगर पाकिस्तान की माशरती कस्टम में बिना स्मगलिंग ना हो तो जो वो एक्साइज ड्यूटी देते हैं ना, लोग खुश होकर दें। होता ही है, जो स्मगलिंग होकर चीज़ आती है वो 1000 रुपये की मिलती है, जो एक्साइज ड्यूटी दे के आता है वो उसको 2000 रुपये घर पे वो पड़ रही होती है, वो किस 1000 रुपये। और उससे बड़ी बात यह है कि हमारी जो लोकल अकाउंटेबिलिटी है वो ज़ीरो है। कोई मार्केट में ऐसी इंस्पेक्शन नहीं है। बहुत सुनते हैं ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ नहीं कर रहे। कोई किसी दुकान को, किसी ट्रेडर को कोई चेक नहीं करता। वो ही इज़ हिज ऑन बॉस, अपने उसके रेट्स हैं, अपना उसका स्टाइल ऑफ मार्केटिंग है। उसने 3 दिन की एक चीज़ रोक के उसकी प्राइस बढ़ा देनी है। आम आवाम को शऊर नहीं है कि यार क्या है जी, ये रेट बढ़ गया जी, चीज़ नहीं आ रही जी, शॉर्ट हो गई है। देखिए, आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करके अगर इन्होंने रेट ही बढ़ाने हैं तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम के साथ बहुत बड़ी जाती है। पाकिस्तानी अवाम का सबसे पहला रडीफ ये है कि इसको सबसे पहले अपने पैसे या बैरूनी सरमायाकारी की बेहतरी की, अगर पाकिस्तान में इसकी डेवलपमेंट करनी है तो एक सिक्योरिटी का एक आला निज़ाम पे मरतब करना पड़ेगा। आप सब कराची देख, स्टॉक एक्सचेंज पे हमला आपने देख ही लिया था। अगर कराची स्टॉक एक्सचेंज पे हमला अगर हमारी नॉन सिक्योरिटी की वजह से हो सकता है तो मैं समझता हूँ कि जिसमें जो हब है इस चीज़ का काम करने का वो सिक्योर नहीं है, तो आम अनसिक्योर्ड छोटी मैं समझता हूँ स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, हमारी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है बंद रोड में, उसका भी चेयरमैन हूँ। अगर उसमें स्मॉल यूनिट्स लगे हैं, यहाँ तो पाकिस्तान में इतना अजीब इंतज़ाम है कि जो फंदा जिसको फिट आता है उसको कर दिया जाए। उसकी मिसाल सुनने, उसकी मिसाल ऐसी है कि पाकिस्तान में घर घर में ख़वातीन या लोग बहन बेटा मिल के या छोटा एक कॉटेज इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो समझते हैं गारमेंट बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, गारमेंट में सबसे ज़्यादा टैक्स देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इससे जितने स्मॉल यूनिट्स हैं वो तो पिस के रह गए हैं। अगर आप फ्यूल 3 से 4 रुपये बढ़ाते हैं तो आप ये देखिए इसकी पैदावारी लागत कहाँ से कहाँ बढ़ती है। इसकी कंजप्शन तो हमें इसमें टैरिफ में कोई पॉसिबिलिटी नहीं मिलती। जब टैरिफ में पॉसिबिलिटी नहीं मिलती तो हमें एक्सपोर्ट रेट अच्छा नहीं मिलता। हमें एक्सपोर्ट रेट अच्छा नहीं मिलता तो आपके बरामदात के देखिए डिफरेंस में आ जाते हैं। आप जितने मर्जी नारे टीवी पे लगा लें बतौर कंसिस्टेंट गवर्नमेंट कि हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को ऊपर लेवल पे ले गए, लेकिन असूली तौर पे उसका फ़ायदा एक आम इंसान को होना चाहिए जो हो नहीं रहा। अगर आम इंसान में इसका फ़ायदा नहीं हो रहा तो मैं समझता हूँ कि मुल्क में बेरारवी का निज़ाम चलेगा। बेरारवी का निज़ाम चलेगा, सिक्योरिटी नहीं है तो ये मोटरवे वाले किस्से तो फिर ऐसे होते रहेंगे। नदीम भट्टी साहब, ज़्यादा अलमिया हमारा ये नहीं है आज तक जो हम अपने मुल्क के लिए ये फैसला नहीं कर पाए हमने इंडस्ट्रियल बनना है या एग्रीकल्चर मुल्क बनना है। एग्रीकल्चर मुल्क है हमारा, लेकिन आज तक हम ना एग्रीकल्चर पे ना अपनी तवज्जो दे सके ना इंडस्ट्री। आप बड़ी अच्छी जानबे ने बात की कि एक बंदे ने आम को एक्सपोर्ट करके इस लेवल तक ले गया कि बहुत अच्छा एक्सपोर्ट किया, लेकिन वो एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी है। आज भी अगर इंडिया का कंपैरेटिव रेट देखें ना तो पाकिस्तान से 20% रेट में उसका डिफरेंस है। उसका पल्प जो इंटरनेशनली एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तान से 20%। वो तो बांग्लादेश बहुत आगे चला गया सर, इंडिया तो बहुत आगे ना। बांग्लादेश पाकिस्तान का मुकाबला फिर कैसे होगा? पाकिस्तान एक बम की हैसियत से, एक सुपर पावर होने की हैसियत का सिर्फ मुकाबला नहीं कर सकता। उस बम को हमने उस पर बैठ के अपने चांद पे नहीं जाना, हमने काम करना है। हमने यहाँ अपनी आवाम को, अपने कारीगरों को, अपनी जो हमारे जितने टेक्निकल लोग हैं उनको रोजी रोटी फराहम करनी है जो हमारे फ़राइज़ में शामिल है। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, मुझे इस पर कोई मार्केट नहीं है कि कौन सी गवर्नमेंट यहाँ हुकूमत करती है। जो भी गवर्नमेंट आए उसका एक नस्बुल ऐन होना चाहिए कि आम आवाम की बेहतरी और मुल्क की मुआशी बहाली बेहतरी के लिए हमें एक ऐसा आसान निज़ाम बेहतर करना चाहिए कि खुशी खुशी से हम पैसे निकाल के यहाँ टेबल पर रख दें कि जी ये हमारा टैक्स है, ये हमसे ले लें। इतने सख्त निज़ाम में इतने हैबतनाक तरीके से 4-4, 5-5 सबों पे एक SRO आ जाएगा, उसे पड़ेगा कौन? इसकी ओरिएंटेशन कर सकते हैं आप। इनके लिए देखिए FBR डिपार्टमेंट को भी कम से कम ये चाहिए कि अपने जितने अच्छे इन्होंने हॉल्स बनाए हुए हैं उसमें सिर्फ अपने मेंबर्स को बुला के खाने शाने ना खिलाएं, उनको आम आवाम को वहाँ बुला के ट्रेडर्स को बुला, इज्जत यही है ना, उसको बुलाएं, उसको शाबाशी दें और जितना कुछ ज़्यादा टैक्स देता है उसको कुछ सर्टिफिकेट जारी कि मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगा कि नौशीन जावेद साहबा ने लास्ट टाइम इस्लामाबाद से एज ए चीफ पर्सन हो गए आके उन्होंने बड़ी अच्छी ओरिएंटेशन दी।
नदीम रिजवी साहब चीफ थे वहाँ, उन्होंने बड़ी अच्छी ओरिएंटेशन दी और उसके बाद बहुत अच्छे टैक्स का भी अडॉप्शन हो सकी। लेकिन मैं समझता हूँ जब भी वो बेहतर आता बेहतरीन की तरफ कदम होता है तो वो चेयरमैन बदल दिए जाते हैं। आप इससे अंदाजा लगा लें कि अब मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहता, ऐसा साहब तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एक हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ने अपने पर्सनल 16 लोगों को एडजस्ट करने के लिए कि स्पेशली ग्रांट दी गई कि इनको टैक्स फ्री कर दिया जाए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी आम आवाम के साथ ये बहुत सख्त जाती है कि उनको इतनी प्राइम सीट पे बैठ के ऐसे फैसलों से कम इतरा करना चाहिए कि ऐसे कम से कम डेवलपमेंट ही करनी चाहिए कि जिसके वो एग्जाम्पल और सैम्पल की सीट पर बैठें। अगर वो चीज़ इसको महसूस करेंगे तो हम जैसे या हमारे इर्द गिर्द रहने वाले दोस्त कैसे इस चीज़ पे फैसला कर सकेंगे कि हमने प्रॉपर टैक्स देने की कोशिश। हम किसी की तकरीब में या किसी सेमिनार में, किसी फंक्शन में किसी सियासतदान को या किसी ब्यूरोक्रेट्स को या किसी बिजनेसमैन को बुलाते हैं, उनका तारफ़ करवाते हैं, बहुत लंबा चौड़ा उसका तारफ़ करवाया जाता है। जब वो स्टेज तक आता है तो पाँव उसके ज़मीन पे नहीं लगते। क्या हमें तारफ़ को बदलने की ज़रूरत है? हम बताना चाहिए ये बंदा कितना टैक्स अदा करता है, इसकी क्या क्या खिदमत है, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए क्या क्या खिदमत है। ऐसा तारफ़ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की। असूली तौर पे कितना कि खिदमत में अजमत है, ठीक है। लाहौर चैम्बर ले लें, पाकिस्तान का प्रीमियर चैम्बर है। इस रेफरेंस से हमने हमेशा ये कोशिश की है कि आम आवाम को इतनी सहूलतें फराम की जाएँ, इतनी सहूलतें फराम की जाए कि वो फील करें कि यार ये बड़ी अच्छी बात है कि लाहौर चैम्बर का कोई प्रेजिडेंट भी आए, उसका रसूल यही होता है कि हमने आम आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मेंबरान को कम से कम जी और ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात देनी है, कम से कम मुश्किलात ओरिएंटेड है। लेकिन जो एंटीएन ओरिएंटेड नहीं, जो रात को एक कहते हैं ना कि 60 या 40 फुट के कंटेनर में चीज़ मंगा के रातों रात डिस्ट्रीब्यूट भी कर दे और हाथ झाड़ के ख़त्म कर दे, मैं समझता हूँ ये लोग भी पाकिस्तान की कहते हैं ना कि मुआशरती हालत से ये एक ज्यादती करते हैं कि टैक्स ना पे करके रातों रात आबिद मार्केट में आपको बदलते हैं, सारों जारी कर देते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। देखिए, आप 11 बजे आबिद मार्केट जाके देख लें वहाँ क्या सिचुएशन है। 11 से 1 बजे तक 40 से 50 फुट के वो जितने भी कंटेनर है ऑफलोड होते हैं, मस्जिद में बैठते हैं, चले जाते हैं, ना उनका कोई टैक्स है, ना उनको इनकम टैक्स है, ना कुछ है, ना उनको कोई रिफंड है। साहब आपको बहुत शुक्रिया, एहसन विरक साहब आपको बहुत शुक्रिया, हर सतीक साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अयूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।